बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। बहुत ही ज़बरदस्त सुबह का आगाज़ हुआ है, जुम्मे का दिन भी है, तो आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। तो इशाल बिल्कुल जी, जुम्मे का मूड तरोताज़ा हो गया, बिल्कुल मूड भी खुशगवार हो गया है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने तो इस बार हमें बिल्कुल नहीं बताया कि बारिश होगी, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड बारिश थी। रात को मौसम सुहाना हुआ, हवाएं चलनी शुरू हुई और फिर उन हवाओं का जो नतीजा है वो ये निकला कि बारिश खुलकर बरसी और है एक बार मौसम नीट एंड क्लीन कर दिया पूरी आबो फिजा को। और जब सरप्राइजिंग बारिश हो ना तो फिर खबर और भी आप वीडियो देख रहे हैं। ये मैंने सुबह सुबह जो मैं आ रही थी तो मैंने इसको मौसम को एंजॉय भी किया, मैंने साथ वीडियो भी बनाई। क्या कैमरामैन को तंग करना, उनकी नींद खराब करना, हम कब काम आएंगे। मतलब इस मौसम को एंजॉय, यानी कि आपने पार्ट टाइम एक और ऑप्शन भी तलाश कर रही है। खुदा न खास्ता हालात खराब होते हैं तो आप कैमरामैनिंग भी शुरू रिप्लेसमेंट कर सकती है। लेकिन हमारा शिकवा तो बनता है ना महकमे मौसमियात से। हमने जितनी बार उनसे पूछा है वो हमें गलत खबरें देते हैं और हम कोशिश भी करेंगे। बल्कि बात है जुनैद, जब वो कहते हैं कि बारिश होगी बारिश नहीं होती, और जब वो कहते हैं बारिश नहीं होगी तो बारिश हो जाती है। तो हम कहेंगे जरा प्रोड्यूसर साहब से जरा रब्ता कीजिएगा महकमा मौसमियात से भी। अगर हमारा रब्ता हो जाए तो हम उससे शिकवा भी करेंगे और उनसे पूछेंगे वैसे कि आखिर मसला क्या है जी। जब भी आप हमें उम्मीद दिलाते हैं और कहते हैं कि बारिश होगी तब होती नहीं। और उनके सोए सोए में मुझे लगता है बारिश गुजर भी जानी है, लेकिन जब वो उठेंगे तो हम उनसे जानेंगे ज़रूर कि ये अनएक्सपेक्टेड बारिश थी या फिर उनको कहीं ना कहीं इल्म था कि बारिश हो सकती है, और ये कौन सा हवाओं का सिस्टम है जो दाखिल हुआ है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली लाहौर के अंदर, और जो मूसलाधार बारिश हमें देखने को मिली, और कब तक ये मौसम ऐसे ही खुशगवार रहने वाला है। बड़ा पॉजिटिव चेंज आया क्योंकि पिछले 1-1.5 हफ्ते से ईद के फौरन बाद जो एक लहर आई थी गर्मी की, उसने जो कहते हैं ना कि तबीयत फ्रेश कर दी थी। लेकिन इस बारिश की वजह से मौसम में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया। उम्मीद करते हैं कि कुछ दिन एटलीस्ट ये वीकेंड तो अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। वीकेंड स्टार्ट हो गया आज से, फ्राइडे से वीकेंड स्टार्ट हो जाता है लोगों का, और मौसम आज से खुशगवार हो गया, तो आइंदा भी इंशाल्लाह हफ्ता इतवार भी मौसम खुशगवार रहेगा। हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब आ जाते हैं और आपको बताएंगे कि क्या PTI ने मुज़ाहमती सियासत तर्क करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि PTI की जानिब से खामोशी नजर आ रही है और लगता यह है कि अब वो सब्र तहम्मुल से बैठे रहेंगे। और यूटर्न लिया है या नई हिकमत अमली है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात होगी कि आज PSL की इब्तिदाई मैच में लाहौर कलंदर्स का टाकरा इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। जबरदस्त किस्म के मैचेस शुरू होने जा रहे हैं। PSL सीजन 10 का आगाज आज से हो रहा है इफ्तिताही तकरीब से इस्लामाबाद में, और पिंडी के जो शायकीन हैं वो तो इसे एंजॉय करेंगे क्योंकि मैच वहीं पर है और मुकाबला होगा डिफाइल चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाहौर कलंदर्स के साथ। और उसके बाद आपको बताएंगे कि फ़लस्तीन लहू लुहान है। जमात इस्लामी यकजहती गज़ा मार्च को तारीखी बनाने के लिए मुतहरिक है। क़िबला अव्वल की हिफाजत और फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद हर मुसलमान का दीनी फरीज़ा है। इस पर भी तफसील से होगी बात। और बात होगी बाएतमाद ख्वातीन फैसला साजी में बेहतरीन क्यों नहीं होती, क्या वजूहात हैं, क्या रुकावटें होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह से उनकी सलाहियतों को निखारा जा सकता है, उन्हें कामयाब बनने में हाथ बढ़ाया जा सकता है, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। उसके बाद आपको मिलवाएंगे MS ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि इंसानियत की खिदमत में पेश है। MS ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव इनके होंगे हमारे साथ, उनसे भी तफसीलन बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब, क्योंकि PTI ने अब मुज़ाहमती सियासत तर्क करने का फैसला कर लिया है, और दुरुस्त फैसला है वैसे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता किसी और धींगा मुश्ती का, जो कि हम देखते हैं कि सियासत और अपोजिशन के दरमियान होती है। ईशानी, क्वेश्चन मार्क है, क्या ऐसा हो चुका है और क्या वाकई में बयानिया में चेंज आ चुका है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये भी कोई PTI का पेंद्रा भी हो सकता है, क्योंकि एक तो धड़ेबंदी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ग्रुपिंग हो चुकी है। कोई बैरिस्टर गौहर का ग्रुप है, कोई अलीमा खान साहबा का ग्रुप है, कोई बुशरा बीबी साहबा का ग्रुप है, कोई जो राजा साहब हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ये भी है कि क्या साहब डील के लिए तैयार हो गए तो या फिर खामोशी तैयार करने का ये अब असल में हो ये रहा है कि 2 धड़े, जिसके अंदर से एक धड़ा कहा जा रहा है कि जी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की इनको आशीर्वाद हासिल है, उन्हें तो मुलाकात की इजाज़त भी मिल रही है। लेकिन दूसरा जो ग्रुप है, जो मज़ाहमती ग्रुप है, उन्हें अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं, ये भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं। शौकत पराचा साहब, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। क्या समझते हैं, PTI ने मज़ाहमती सियासत को खैरबाद कह दिया है या फिर खान साहब डील के लिए तैयारी कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। अगर ये आज फैसला नहीं करते तो क्या उन्होंने आज 3 साल हो गए, आज 11 अप्रैल है, 10 अप्रैल 2022 के बाद 3 साल और 1 दिन में मुज़ाहमती सियासत से क्या हासिल करनी है? क्या खान साहब को
कोई बहुत बड़ा ओहदा मिल गया, उनकी वजारत अदमा वापस आ गई, क्या पीटीआई बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड करके इक़्तिदार में आ गई? जो भी हो, वो चाहे 47 वाली हुकूमत कहें या 45 वाली हुकूमत कहें, वो अपोजिशन में है, खान साहब मसलसल जेल में हैं। कोई ऐसा दबाव डालने में पीटीआई नाकाम रही है जिसकी बुनियाद पर हुकूमत टॉपल ओवर की जा सकती या एस्टेब्लिशमेंट को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया जाता। आज सूरत हाल ये है जिसका आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि पार्टी तितर बितर है, इंतशार मुल्क में फैलाकर अब अपनी सफों तक पहुंच चुका है। हम्म। खुद बड़े बड़े लीडर खड़े होकर, यानी चेयरमैन को, पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान को कहना पड़े कि मैं चेयरमैन हूं जी और हाँ। मेरी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, तो आप अंदाजा कर लें बिल्कुल, नीचे क्या ये हो। इस चीज़ की इंडिकेशन है। एक दूसरे के बिल्कुल सही कह खिलाफ रहे हैं पराचा साहब कि ये बज़ाते खुद इस बात की वजाहत है कि अंदर धड़ेबंदी और इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी भी किस्म की बात नहीं होगी। इस पर पीटीआई या पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं बहुत ही जज्बाती हैं, वो अमल भी कर पाएंगे, क्योंकि हमने माजी में भी कई बार देखा है कि एक फ़ैसला होता है, फिर उसके खिलाफ यू टर्न हो जाता है, फिर पॉलिसी बदल जाती है। लेकिन क्या ये फ़ैसला आपको लगता है कि खान साहब ही का है, या जो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल होने वाले मुलाकाती उनसे मिलने जा रहे हैं, वो ये तासुर बना रहे हैं कि खान साहब का बयानिया ये हो चुका है? पॉलिटिक्स में आप एक पत्ता खेलते हैं, कार्ड खेलते हैं, हम्म। आप एक फीलर छोड़ते हैं और उसको गेज करते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं, क्या होता है। अब ये कार्ड डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट की तरफ खेला गया है। बात करते हैं मुज़ाकरात की और आपको मालूम है वहाँ से जवाब आता है कि सियासतदान आपस में बात किया करते हैं, सियासी जमातें बात किया करती हैं। पहली बात तो ये है कि ये अगर फैसला हुआ है तो कहाँ हुआ है? नंबर 1 सियासी कमेटी का फैसला है। नंबर 2 क्या कोर कमेटी का फैसला है? नंबर 3 क्या खान साहब से जो मिलने के लिए जाते हैं लोग और क्या खान साहब ने उनको किया कन्वे किया है और उन्होंने आकर खान साहब को कोट किया है? एज़ अ जर्नलिस्ट हमें अभी इस बात का इल्म नहीं है। अच्छा हाँ, प्राचा साहब, क्या ज़रूर ये है भी हो सकता पार्टी है में क्योंकि इस बात। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ किसी किस्म की बात नहीं होगी, ये बयानिया तो अपना लिया पीटीआई ने, लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से रिस्पांस नहीं मिला जिस तरह का पीटीआई चाह रही थी, इसलिए अब कोई उनके खिलाफ बात या उनके साथ बात ना करने का उन्होंने इंदिया दे दिया? और फिर क्या आप समझते हैं कि इस तरीका कार से, या ये कोई पैंतरा तो नहीं है जो पीटीआई का हो कि वो खामोश हो गए हैं, या फिर बैकडोर कोई राब्ते हैं, कोई नवीद उन्हें सुनाई गई है कि अब मामलात आपके हक में होंगे, सब ठीक हो जाएगा? अगर आप इश्तियाल अंगेज बातें नहीं करते, बयानात नहीं देते? पहली बात तो ये है, मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये जो फैसला हुआ है ये कहाँ हुआ है, किस फोरम पे हुआ है? इसकी क्या गारंटी है कि ये फैसला हो गया और इसको जी। कंटिन्यू किया जाएगा? देखें, बात सुन, जो पीटीआई ने स्टैंस रखा, पीटीआई के फाइल एंड रैंक्स में ये तासुर है कि हम इसी रेजिस्टेंस, डिफाइंस या मज़ाहमती बयानिए की वजह से हम पॉपुलर हैं। टुमारो अगर वो इससे नीचे आ जाते हैं, कहते हैं कि हम कोई बात नहीं करेंगे, तो क्या जो उनका तासुर है उस पॉपुलैरिटी को वो बरकरार रख सकते हैं? सोशल मीडिया की हाइप के बगैर पीटीआई मसलन पंजाब में जितना भी 4 अक्टूबर का एहतजाज हो, 26 नवंबर के वाकयात हो या उससे पहले जो कुछ पीटीआई के जुलूस जलसे निकलते रहे, पंजाब में कौन निकला बाहर? सिंध में कितने लोग बाहर निकले? बलूचिस्तान में कितने लोग बाहर निकले? केपी में इसलिए हमें अली अमीन खान नजर आ जाते हैं, वो लेके आते हैं क्योंकि वो वजीर आला हैं। लेकिन अब वो अली खुद अमीन भी तो खान के मंजर खिलाफ आम भी से लगे गायब हो हुए। जाते हैं ना, जहाँ पे वो कॉल देते हैं डी चौक पे पहुँचने की, वहाँ पे वो खुद ही मौजूद नहीं होते, तो इस वजह से भी डीमोरलाइज होते हैं फॉलोअर्स। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब आपके ख्याल में ये जो बयानिया है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी, एक तो ये कंफर्म नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म पे हुआ है जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में गारंटी क्या है कि अगर ये हो भी जाए, अगर ये खबर ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी, उनके खिलाफ को बयान नहीं देना, तो क्या कोई आप रिलीफ देख रहे हैं खान साहब के खिलाफ, उन्हें जेल से बाहर आता भी देख रहे हैं अगर ऐसा हो भी जाए? क्या खान साहब इस बयानियों को ओन करते हैं? सबसे बड़ी बात ये है, देखे ना, ये उनका एक्स हैंडलर है, उस पे 2 हफ्ते पहले तक तो ट्वीट्स लगे हुए थे। उन ट्वीट्स में क्या था? वो सीधे सीधे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद के खिलाफ थे। जब कहते थे याया खान पार्ट 2 है वो,
जब जी। वो फिर 71 की तरफ ले जाते हैं, जब वो कहते हैं अपने एक्स मैसेजेस में कि एक महज एक शख्स की वजह से 10 साल मंसूबे की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। तो मैं बार बार आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए से नीचे आना है, ये किसका फैसला है, कहाँ फैसला हुआ है और इसकी क्या गारंटी है? सियासी जमातें हैं, यानी जिनको अपोजिशन में साथ मिलाना चाह रहे हैं, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहा हूँ, जी। वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि भाई आज हमारे साथ जो आप बात करेंगे, तय करेंगे, क्या गारंटी है कि कल आप उस पे कायम रहेंगे, दुरुस्त। आप उससे बैक ट्रैक नहीं करेंगे। तो इसलिए राजा साहब, जो ये जो बात आप कर क्वेश्चन रहे हैं, ये रहेगी, बात तो जो मौलाना साहब ने भी कही, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि ये किस फोरम पर हुई और क्या खान साहब खुद इसको ऑन करते हैं, तो और क्या इस पर कायम रहेगी पीटीआई, तो ये तो बात बिल्कुल वाजे है। और इससे पुराना जो अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए पीटीआई का, तो वो कभी अपने बयानिए पे, अपनी बातों पे कायम नहीं रहे हैं। और ट्विटर की आप बात कर रहे हैं, ट्विटर पर वो अभी भी सरगर्म है अगर एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट। तो आपको लगता है कि ये जो धड़ेबाजी है उसका नतीजा हो सकता है? एक धड़ा ये कह रहा है कि हमने अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट नहीं जाना, इस तरह की इश्तियाल अंगेजी नहीं करनी, और दूसरा धड़ा जो है वो इमरान खान के बयानिए कोई सपोर्ट कर रहा हो जिस तरह से उनका वतीरा है। और उम्मीदी तौर पे इसी तरह भी तो होता है ना, अक्सर पार्टियों में हमारे गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी दोनों साथ लेके खेली जाती है, तो कहीं ये एक नई स्ट्रेटजी तो नहीं है पीटीआई के अंदर? मैं आपको पहले ही गुजारिश कर गया कि सियासी जमातें कार्ड फेंकती हैं, फीलर फेंकती हैं और उसका रिएक्शन गेज करके अपना लाहे अमल बनाती हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल और है। यहाँ मैंने बताया कि बेसिक पैराडाइम है कि हमारी पॉपुलैरिटी इस बयानिए पे खड़ी है कि हम जितना ज्यादा हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोस्चर देंगे, उतना ज्यादा हमारे लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। ये ठीक। अब स्ट्रीट तक तो ये बात ठीक है, लेकिन वो हमारे दोस्त सुहेल वड़ैच साहब कहते हैं कि जो मकबूलियत है उसको कबूलियत के लिए कबूलियत के साथ मशरूत है। माकूलियत का मुजाहरा किया जाना ठीक है, ठीक चाहिए। है, बहुत शुक्रिया तो आपका, वो शौकत जो राजा साहब सही कह रहे हैं आप। और अब देखते हैं कि ये कबूलियत है, क्या ये हो पाती है, क्योंकि मकबूलियत भी उसी के साथ मशरूत है। और लेकिन बहरहाल अगर ये पॉलिसी अपनाई है पीटीआई ने, तो ये एक खुशाइन बात है। मुल्क को स्टेबल करने के लिए, जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए सबको एक पेज पे आखिर आना ही होगा। दुरुस्त। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि उसके बाद होगी पीएसएल की बारी, क्योंकि आज मेला सजने वाला है। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब बात हो जाए एचपीएल पीएसएल सीजन 10 की, जिसकी इस वक्त रंगीनियां शुरू हो चुकी हैं। आज इफ्तिताही तकरीब है, लेकिन आगाज में विशाल बताए थे कि इनामी रकम जीतने वाली टीम को कितनी मिलने वाली है। सुन के आपकी भी आंखें हैरान रह जाएंगी और कान खड़े हो जाएंगे। जरा बताइए फिर। अच्छा जनाब, तो पीएसएल 10 जीतने वाली टीम को 5 लाख अमेरिकी डॉलर, जो कि तकरीबन 14.5 करोड़ रुपए इनामी रकम बनती है, वो दिया जाएगा। और यही नहीं, रनर अप टीम को 2 लाख अमेरिकी डॉलर, जो कि तकरीबन 5 करोड़ 61 लाख रुपए मिलेंगे जनाब। और शायकीन क्रिकेट के इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आज होने जा रही है इफ्तिताही तकरीब। और इसकी तैयारियां तो जोर शोर से काफी दिनों से जारी थी, वो भी हम आपको बताएंगे। 6 टीमें हैं बुनियादी तौर पे। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स ने इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने के लिए अपनी तमाम तर जो प्रैक्टिस है, तैयारियां हैं, वो शुरू कर ली हैं। इफ्तिताही तकरीब का तैयारियां तो खत्म हो गई ना, आज तो जाहिर मैच शुरू हो गए। एग्जैक्टली, लेकिन इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां जो हैं वो शुरू हुई हुई हैं और वो भी जल्दी शुरू होने जा रहे हैं। और हम देखेंगे बहुत सारे सितारे नए उभर कर सामने आएंगे। हमारे साथ किरण खान मौजूद हैं इस वक्त पिंडी स्टेडियम से, उन्हीं से जानते हैं। किरण, आप बताइएगा किस तरह की तैयारियां आप देख रही हैं? हम देख रहे हैं कि म्यूजिक का तड़का भी लगने वाला है और कुछ लाइट्स वगैरह लगाई जा रही हैं। क्या कुछ हो रहा है, कुछ बताइएगा, कौन कौन आ रहा है? कितनी है शहरियों की आज के इफ्तिताही सेशन को, तकरीब को देखने के लिए? एचपीएल पीएसएल 10 की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से एचपीएल पीएसएल एक्स का मेला सजने जा रहा है और पिंडी बिल्कुल तैयार है, जहां पर अगर आप देखें तो स्टेज जो है वो बिल्कुल सज चुका है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बड़े बड़े सिंगर जो हैं वो आज की इस ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। पहली बार
पिंडी स्टेडियम जो है वो ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट करने जा रहा है। और पिंडी स्टेडियम का क्राउड तो वैसे भी बड़ा मशहूर है, खुले दिल के लोग हैं और बड़ी तादाद में पिंडी स्टेडियम का रुख करते हैं। अगर सिंगर्स की बात की जाए, फनकारों की बात की जाए, तो आबदा परवीन जैसे बड़े नाम, इब्रारुल हक, अली जफ़र जैसे जो आर्टिस्ट हैं वो आज की ओपनिंग सेरेमनी को जहाँ पर जो है वो उसमें परफॉर्म करने की जा रहे हैं। और इस वक्त अगर आप मेरे अकब में तैयारियां देखें तो वो आपको दिखाई देंगी कि किस तरह से अभी तक जहाँ पर कुछ जो आखिरी चीज़ें रह गई हैं उसको फिनिशिंग टच दिया जा रहा है, जहाँ पर साउंड चेक किया जा रहा है, स्टेज जो है वो बिल्कुल लग चुका है, पिच बिल्कुल जहाँ पर तैयार है। पहला मैच क्योंकि 2 बार की डिफेंडिंग चैम्पियन लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि 3 बार की चैम्पियन है, उसके अगेंस्ट पहला जो मैच है वो जहाँ पर खेला जाएगा। और दोनों ही टीम्स भरपूर हमें तैयार दिखाई देती हैं। दोनों टीम्स भरपूर प्रैक्टिस इस्लामाबाद के अंदर करती रही हैं और दोनों टीम्स को अगर देखा जाए तो ऑन पेपर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस भी दिखाई देती हैं। स्पेशली इस्लामाबाद की टीम काफ़ी ज़्यादा हमें बैलेंस दिखाई देती है और हमेशा से वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती आई है। यही वजह है कि 3 बार वो डिफेंडिंग चैम्पियन रह चुकी है PSL की और इस दफ़ा 10वां एडिशन है। इसके लिए ख़ास जो है वो तैयारियां की गई हैं, जहां पर ख़ास जो है बहुत सारी ट्रॉफ़ी जो है उसको भी बहुत एक नए अंदाज से इनोवेट किया गया था। तो इस तरह से जहां पर पिंडी स्टेडियम के अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। आपसे कुछ देर बाद शायकीन के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं पिंडी के अंदर तमाम तरह टीम्स के लिए, रूट्स के ऊपर चेकिंग के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। और पिंडी स्टेडियम जो है जब से चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है उसके बाद उसकी तज़ीन और आए और एक खूबसूरत जो है मंजर हमें पेश करता हुआ दिखाई देता है। और पहली बार बहुत बहुत शुक्रिया किरण, आपसे अपडेट्स हम जानते रहेंगे। हमाद सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम कहेंगे हमाद भाई आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में। तो आप भी इस्लामाबाद से हैं, दिफाई चैंपियन भी इस्लामाबाद यूनाइटेड है, कितना तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन आसान हरीफ नहीं होगी। लाहौर कलंदर्स भी 2 बार की चैंपियन रही है, क्या कहेंगे? थैंक यू जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल तगड़ा मुकाबला है और लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है तो उनको एक एडवांटेज है, बीइंग ए डिफेंडिंग चैंपियन ऑल्सो। मैचेस अच्छे हो, हम तो ये चाहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। अब तक जितनी लीग्स हुई हैं, 9 लीग हो चुकी हैं, हमें ऐसे प्लेयर मिलने चाहिए जो इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट कम्पीट करते हो। तो एक गैप हमें नजर आता है कि हम इस परफॉर्मेंस की बेस पे उन प्लेयर्स को पिक करते हैं, पाकिस्तान टीम में लेकर आते हैं, लेकिन रिसेंट पास में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो बड़ी पैथेटिक नजर आएगी। तो मैं चाहूंगा इस पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ ज्यादा ड्राफ्टिंग अगर देखी जाए तो काफी फॉरेन अच्छे प्लेयर आए, जिसमें डेविड वार्नर है, फॉर द फर्स्ट टाइम वो कराची किंग्स की कैप्टनसी करेंगे, तो इम्पैक्ट नजर आना चाहिए। हमारे प्लेयर यंगस्टर जो है जब फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, जो करंट प्लेयर्स हैं, इससे पहले फॉर्मर प्लेयर्स खेला करते थे, तो करंट प्लेयर्स के साथ जब खेलेंगे, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, तो उनसे कुछ ना कुछ लर्न करते हैं और फिर जाहिर है उसके हिसाब से अपने आप और को वो लर्निंग prepare बरकरार करेंगे। भी रहे। हमाद भाई क्या समझते हैं कि नाक़िस कारकर्दगी के बायस जो हमारे बहुत सारे सितारे थे जिनका सूरज जो है वो चमक रहा था, आपको लगता है कि इसके बाद वो तमाम सितारे, वो तमाम जो है वो गुरूब होने वाले सूरज जो है वो आपको नजर आएंगे और नया उभरता हुआ टैलेंट भी आपको नजर आएगा? कुछ कहा जा रहा है कि नया हुनर, नए सितारे भी उभर कर सामने आ सकते हैं? देखिए, मैं ये चाहूंगा कि जो पहले जिन्होंने परफॉर्म किया, जिनको आप सितारे कह रहे हैं, देखिए उनके पास अंदर टैलेंट है। मुझे एतराज ये होता है कि कोचेस जो है उस टैलेंट को पॉलिश नहीं कर पाते। फॉर्म हर एक के नीचे गिरती है कहीं ना कहीं, लेकिन उससे वापस निकल के आना चाहिए। आपने प्रूव किया हुआ है वर्क में। मैं अगर बात करूं दोनों कैप्टन्स की, लाहौर कलंदर के शाहीन शाह अफरीदी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान, तो दोनों की परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो अप टू द मार्क नहीं नजर आ रही। शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज्यादा रन, शादाब खान एज ए बॉलर हमें बिल्कुल भी नहीं कामयाब नजर आते। तो क्या किया इन कोचेस ने, इनके साथ एसोसिएटेड है, तो अगर इनके यही साथ क्या काम तरीकाकार किया? इनका अभी भी रहा तो हमाद भाई ये तो फिर किस्सा पारी ना हो जाएंगे। नए खिलाड़ी, नया टैलेंट सामने आता है तो फिर उन्हें पिक कर लिया जाएगा, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस हम देखें तो मुसलसल खराब जा रही है, फॉर्म में आ ही नहीं पा रहे वापस। लेकिन एक चीज़ हमाद भाई मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा कि बात हो रही है कि जी अगर ये बड़े नाम इस इवेंट में यानी कि PSL में ना चल पाए तो ये बाहर कर दिए जाएंगे। इंटरनेशनल कितने इवेंट्स हुए, हम T20 वर्ल्ड कप से देख रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, ये अभी दौरा न्यूजीलैंड हमने देखा, तो यहाँ पे ना चलने के बाद भी इन्हें टीम से बाहर नहीं किया। जो लोकल इवेंट है PSL के अंदर ना चले तो कहा जा रहा है कि टीम से बाहर हो जाएंगे, तो ये भी इंसाफ होगा? देखिए, डायलेमा यही है कि ये ना परफॉर्म करने के बावजूद पाकिस्तान टीम में होते हैं। और एक बड़ी की आपको बात बताऊं
कि रिसेंटली जो हुई कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इन्हीं की परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठा दिए, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं और शादाब खान। तो अब इनके जो फादर इन लॉज हैं, उन्होंने उन फॉर्मर क्रिकेटर्स को मैसेजेस किए कि आपको अल्लाह को जवाब देना है। भाई आपको भी तो जवाब देना है, आप जिसको फेवर कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस तो नजर ही नहीं आ रही। तो आप तो कम से कम पाकिस्तान सिलसिले में जो दूसरे को आप कह रहे हैं कि आपको अल्लाह का जवाब देना है, तो आपको भी देना है। हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग में यंगस्टर्स को आना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। यंगस्टर्स हैं, हमने देख लिया शादाब खान को बाहर बिठा के सुफियान मुकीम ने कितनी अच्छी बॉलिंग की, साउथ अफ्रीका में भी, जिम्बाब्वे में भी, ऑस्ट्रेलिया में और इवन बिल्कुल। अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो जब आप यंगस्टर्स को मौका देंगे और वो नॉन परफॉर्मर बेशक बड़ा नाम है उसको बाहर बैठाएंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही मोहम्मद थी भाई, इस्लामाबाद में, आपको नहीं लगता कि अल्लाह को जवाब तो हमारी सिलेक्शन कमेटी को भी देना पड़ेगा, जिस तरह की वो सिलेक्शन करते हैं और जिस तरह से पाकिस्तान का नाम हर जगह पर डबोने की भरपूर कोशिश करते हैं, अल्लाह को जवाब तो उन लोगों को भी देना पड़ेगा। देखिए, कल जवाब नहीं था। कल तमाम कैप्टन्स की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो हम सहाफ़ी जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, जिनसे सवाल पूछ रहे थे कि बाबर आप कब तक खामोश रहेंगे, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को इस मुश्किल से कैसे निकालेंगे। आप खेलते हैं, मैच विनिंग इनिंग नहीं होती। हम कंपैरिजन करते हैं बाबर का विराट कोहली से। विराट कोहली जब अच्छी इनिंग खेलते हैं, इंडिया जीतता है। बाबर आजम की अच्छी इनिंग से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो क्या करना चाहिए बाबर आजम को? लेकिन बाबर आजम के पास जवाब ही नहीं था। एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई और वो स्टेटमेंट ये है कि कोई बड़ी लीग नहीं है। मतलब आप खुद उसके हिस्सा हैं और आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी लीग नहीं है। इस तरह के बयानात, गैर जिम्मेदाराना बयानात की, अपने ही इवेंट को और पाकिस्तान के इवेंट को उसका मयार गिरने की बात करना, ये दानिस्ता तौर पे हो रहा है या कम इल्मी की वजह से हो रहा है? और उनको नहीं पता कि कितना डैमेज हो सकता है इससे, ये इवेंट पूरा का पूरा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। इसी के हवाले से सीईओ सलमान नसीर से यही पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अली तरीन लिया जाएगा? लेकिन हमें कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं आया उनकी तरफ से। एक और हम बात कर लें, एहसानुल्लाह जो पिछले 2 सीजन से नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन उससे पहले जब वो आए तो एक फाइंड ऑफ द, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए फास्ट बॉलिंग का एक बड़ा अरसे से नहीं मिल रहा था, तो वो आए नजर के हाँ अराउंड 150 बॉल करते हैं और बैट्समैन को ट्रबल करते हैं। उनकी इंजरी के बारे में पूछा गया तो हसन अली ने उनकी जानिब से जवाब दिया कि जी वो वापस आ गए हैं, इस साल खेलते हुए भी नजर आएंगे। तो मैंने उनसे पूछा क्या उनकी पेस भी वापस आ गई है? तो कह रहे हैं ग्रेजुअली आएगी। तो इसका मतलब अभी पूरी तरह वो फिट नहीं हुए और पेस मैटर करती है, हमें पता है शॉर्टर फॉर्मेट में। अच्छा हमाद भाई, आप क्योंकि आज से इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है और पीएसएल के तमाम मैचेस जो है कुछ लाहौर, कुछ कराची, कुछ इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, मुल्तान में भी होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं किस टीम को क्या एज हासिल होगा, कौन से प्लेयर किस टीम के चल पाएंगे? और आपकी फेवरेट टीम, अगर आप इस्लामाबाद के 22 अगर ना सोचें तो कौन हो सकती है? देखिए 22 तो होना पड़ेगा बीइंग इस्लामाबाद। मैं तो चाहूंगा कि इस्लामाबाद 3 दफा जीती है, डिफेंडिंग चले हम आपको इतनी रियायत देते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस्लामाबाद है, लेकिन उससे कौन कौन सी टीमें टफ टाइम देंगी ये बता दीजिए फिर। देखिए मुल्तान सुल्तान अंडर रिजवान कैप्टनसी हमें नजर आता है, जेलिन हुई भी है और एज ए टीम खेलती हुई नजर आती है, तो मैं बैक करूंगा मुल्तान सुल्तान को भी। लेकिन जो इंतजामात हुए हैं मुझे उस पर थोड़ा और एक गिला है, वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट की थी और हमारे मैचेस बारिश की नजर हो गए थे, हमारे पास पूरे ग्राउंड को कवर करने के लिए कवर नहीं थे। और आज क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है पिंडी में और आज भी बारिश एक्सपेक्टेड है और कल जो मैं देख कर आया हूँ मुझे नहीं नजर आया कि पूरे ग्राउंड के कवर्स मौजूद थे। कम से कम इन लीग्स में जब इतना पैसा जनरेट होता है तो आपको एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिक, वो तो और आज से हमाद भाई बारिशों का आगाज फिर से हो गया। आज लाहौर में तो मूसलाधार बारिश हो रही है और अगर आज इवेंट लाहौर के अंदर होता तो ये बारिश की नजर हो चुका होता। जी हाँ, इस्लामाबाद में भी अभी बिल्कुल बादल ऐसे ही हैं कि बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। देखते हैं कि ये शाम तक जब ये तकरीब होनी है तब तक वैसा ही मौसम रहता है या नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं मौसम अच्छा रहे और इवेंट भी भरपूर हो। जो शहरी हैं उन्हें तो जाना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को इस इवेंट को सपोर्ट करना चाहिए। हमारा अपना इवेंट है और क्रिकेट के लिए इस इवेंट का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे गजा के बहन भाइयों की और उसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर मौसम भी। स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग। मौसम सुहाना है आज लाहौर का, तो हमने चाहा कि हम महकमा मौसमियात से भी रब्ता करें, थोड़े से गिले शिकवे भी उनसे किए जाएं ताकि वो जो फोरकास्ट उन्होंने की थी जिसमें लाहौर का जिक्र ही नहीं था, फोरकास्ट से उल्ट क्यों हो जाता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है मुसलसल? तो अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर मेट। तो वेलकम टू शो कहेंगे अंजुम साहब आपको। अंजुम साहब, अगर आपको भी याद पड़ता हो तो आपने कहा था कि लाहौर और इसके गिरदो नवा में बारिश जो है वो नहीं होगी, बलाई इलाकों में बारिश होगी, और बलाई इलाकों में बारिश का असर मैंने आपसे पूछा था कि लाहौर में पड़ेगा, तो आपने कहा कि थोड़ा बहुत असर जो है वो नजर आएगा, लेकिन गर्मी बहाल रहेगी। ये जो खुशहाल बात ये है कि हो गई है बारिश, और वो भी अनएक्सपेक्टेड बारिश, ये कैसे हो जाता है? क्या फोरकास्ट नहीं हो पाती इस बारिश की? नहीं मैडम, मेरा ख्याल है कि हमने आपके शो में मेरी बात नहीं हुई, लेकिन ये 11 तारीख की फोरकास्ट बिल्कुल थी लाहौर के लिए, और बता दिया गया था कि लाहौर में बारिश होगी 11 तारीख को। ताहम ये सिलसिला अब जो है लाहौर में मजीद 1 से 3 घंटे तक फर्दर बरकरार रहेगा, और इस बात की तवक्को है कि शाम तक बादल और मौसम अच्छा रहेगा, और अगले 2 दिन भी लाहौर का मौसम अच्छा रहेगा। ताहम 14 तारीख से 19 तारीख तक एक मरतबा फिर गर्मी की लहर आ रही है। ज़बरदस्त। तो गर्मी की लहर का तो आप हमेशा हमें बताते हैं, वो फोरकास्ट हमेशा सच साबित हो जाती है। बारिश जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मजीद 2 दिन तक मौसम सुहाना रहेगा, या बारिश भी इसी तरह से बरसती रहेगी? और कहाँ पे इसके असरात होंगे? नहीं जी, बारिश तो लाहौर के लिए मजीद मेरा ख्याल है 1 से 3 घंटे हैं, जिसपे वक्फे से हल्की से दरमियानी या मोतदिल सी हो सकती है। ताहम अब इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो सियालकोट, नौरवाल और उससे मुलिका जम्मू कश्मीर के इलाकों में ज़्यादा है, और कुछ एरिया KPK के कश्मीर के हैं जहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने फोरकास्ट की थी कि बालाई इलाकों में और नॉर्दर्न एरियाज़ में भी बारिशें होंगी, और वो ठंडी हवाएं और जो मगरबी हवाओं ने दाखिल होना था, क्या वो दाखिल हो चुकी हैं? और उन तमाम इलाकों में क्या बारिशें हो रही हैं, और कब तक जारी रहेंगी कि उसका इम्पैक्ट भी हमारी तरफ आएगा? देखें जी, ये सिलसिला गुज़िश्ता 8 तारीख की शाम से बरकरार है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है, और इसी का इम्पैक्ट जो है आज लाहौर पे आया, और आने वाले 2 रोज़ के दौरान जो मौसम मैंने जैसे बताया आपको बेहतर रहेगा, वो इसी की वजह से होगा कि ये जो मगरबी हवाओं का सिलसिला पिंडी इस्लामाबाद से मुतल्लिक भी अंजुम साहब बताएगा, क्योंकि आज वहाँ पे PSL की इफ्तिताही तकरीब भी है, पहला मैच भी है, तो क्या इस्लामाबाद पिंडी में भी बारिश आज हो सकती है? नहीं जी, आज इस्लामाबाद में कोई खास इम्कान नहीं है बारिश। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनका कहना है कि अगले 1 से 2 दिन तक इसके असर के, और लाहौर के हवाले से वो कह रहे हैं कि अगले 2-3 घंटे में मजीद बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम सुहाना रहेगा। वो कह रहे हैं 2 से 3 दिन तक मौसम जो है उस पर असरअंदाज होंगी। ये बारिशें जो हुई हैं, अभी बारिश जो रात से अब तक हो रही है, मौसम खूबसूरत रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर से शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, हम अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। एक और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। कहा जाता है कि कोई भी आपने काम करना है ना, तो उसमें आपको जुट जाना और अपना पूरी एफर्ट लगा देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप किसी कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, कामयाब मंजिल हासिल कर पाते हैं। और आप जब मुश्किल में होते हैं ना इंशाअल्लाह, तो आपको किसी एक ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है जो आपकी ना सिर्फ मुश्किलात से आपको खींच के बाहर निकाले, आपकी सलाहियतों को निखारे, उसे ग्रूम करे, और माशरे के अंदर जो चैलेंजेस जो कि वैसे भी आपको दरपेश होते हैं, लेकिन जो डाउनफॉल जिसका चल रहा होता है वो कुछ ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, किसी नेगेटिव एक्टिविटी। लेकिन जुनैद, एक और चीज़ भी, अगर मसाइल ना हो आपकी ज़िंदगी में, ज़िंदगी की कठिनाइयाँ ना हो, तो जो कामयाबी मिलती है उसका मज़ा भी महसूस एग्जैक्टली। लेकिन जो ऐसे लोग जो फलाई काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुश्किलात से निकाल के जो बीच मंझदार फंसे हुए होते हैं, उन्हें उनकी सलाहियतों को निखारने में मदद देते हैं। उन्हीं में से एक नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फसा साहिबा, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ट्रस्टी हैं MS चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहिबा। और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्तफ़िया शरीफ के नाम से, एक तो बताइएगा कि इसका क़याम कब से अमल में लाया गया था, क्या क्या खिदमात आप सर अंजाम दे रहे हैं, और कितनी सक्सेस स्टोरीज़ अब तक आप क्रिएट कर चुके हैं पाकिस्तान में? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे, और अलवी साहब का शुक्रिया कि मुझे दावत दी, यहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करने की एक मौका फराहम किया। सक्सेस स्टोरीज़ तो बहुत ज़्यादा है, डेली हम इतने लोगों से मिलते हैं, डेली कोई ना कोई स्टोरी मिलती है। और इसका जो क़याम है ये 2008 से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के करम से और नाम मुस्तफ़ा से हम जुड़ गए। यही सबसे बड़ी एज ए मुसलमान हमारी अचीवमेंट है। बरकत पड़ गई ना, और मकसद भी नेक है। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, इसका आगाज़ आपने किसी ऐसी चीज़ से, किसी ऐसे वाक़े से इंस्पायर होकर शुरू किया कि इन लोगों को जो कि मुश्किलात में घिरे हुए हैं उनकी मदद करना, उनके लिए खड़े होना, उनका बाजू बनना और उनको उससे निकाल के एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाना, ये किस तरह से इसका आगाज़ हुआ? अभी आप वो देख रहे हैं सामने मेरे ये बेटे बैठे हुए हैं, ही इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। तो मैं तो यूके में रहती हूँ और वैसे भी पीछे से भी हम एक प्रिविलेज फैमिली से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन जब इतनी सारी सहूलतों के बावजूद मुझे फ़ील हुआ कि मुझे कितनी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में स्पेशली पाकिस्तान इज़ हम बेसिक नीड्स भी प्रोवाइड नहीं बिल्कुल, हम जहाँ भी चले जाएं हम पाकिस्तानी हैं, हमारी 50 नस्लें भी हो जाए हमारे खून में शामिल है, हमारे खून में शामिल है। तो वो फिर यही सोचा कि पाकिस्तान में इस तरह के बच्चे और फिर जो लोग मुश्किलात में घिरे हुए हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। अरे वाह। यूँ तो मेरी फैमिली शुरू से ही, मेरे नाना दादा अम्मी वगैरह, मेरे फादर जो हैं वो ये सब हमारे घर में काइंड ऑफ अ कॉफ़ी मॉर्निंग चल रही होती थी। तंदूर पे 20-25 औरतें सुबह को आके रोटी बनाती थी, आफ्टरनून में फ्री में आके खाने लेके जाती थी। और जिस तरह डॉक्टर साहब आप कह रही है ना कि वहाँ पे बाहर यूके में तो गवर्नमेंट ओन कर लेती है ना, यहाँ पे तो कोई पुरसाने हाल नहीं होता, ऐसे पेरेंट्स का भी ऐसे बच्चों का भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी चीज़ को सोच के फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक मतलब हमारे जो बड़े कर रहे थे वो तो वैसे ही घर से ही कर रहे थे, लेकिन इसको एक ऑर्गेनाइज वे में रजिस्टर्ड चैरिटी फिर हमने इसको करवाया यूके में। और आपको पता है यूके में रजिस्टर हो तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप काम कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 21 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में आपको किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ पेश आई और यहाँ पर आपको क्या चैलेंजेस रहे, किस तरह की आपने इमदाद यहाँ पर दी, किस तरह से लोगों को ग्रूम किया, उन मुश्किलात से निकाला? क्योंकि दीगर ममालिक की निस्बत यहाँ पर मसाइल कुछ और हैं, यहाँ पर तो बुनियादी सहूलियात जिनकी जुनैद भी बात करें वो भी मुयस्सर नहीं है। जी बिल्कुल, स्पेशली अगर मैं स्पेशल जो नीड्स बच्चे हैं उनकी तरफ देखूं तो लोग हमारे यहाँ ऐसे बच्चों को छुपाते हैं कि शायद कोई माँ बाप ने गुनाह कर दिया या कोई बड़े ने गुनाह कर दिया इसलिए ऐसा बच्चा। हालांकि ये बच्चे ज़्यादा रहमत हैं, ज़्यादा बाइस बरकत हैं और ज़्यादा आपको अल्लाह के करीब लेके जाते हैं, आपके दिल को और ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाहर निकालना, अभी भी हमारे पास इस वक्त जिस स्कूल को हम सपोर्ट करें उसमें ऑटिस्टिक बच्चे हैं, फिर उसके अलावा डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं। तो हमें पेरेंट्स को कन्विंस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि आप ऐसे बच्चों को बाहर लेके आएँ और निगलेक्ट करने की अवेयरनेस फैलानी डॉक्टर साहब आप यकीनी तौर पे फैला भी रहे हैं, वो कितनी ज़रूरी है? पेरेंट्स जो कि ऐसे आजमाइश का शिकार होते हैं वो पहले तो ढूंढते रहते हैं कोई प्लेटफॉर्म कि अपने बच्चों को कहाँ एडमिट करवाएं, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़, मैं ऐसे बहुत सी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो बाहर से आए हैं यहाँ पाकिस्तान और वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो वापस जाने के लिए कोशिश करते रहते हैं लेकिन मजबूरी की वजह से नहीं जा पाते। तो उनके लिए भी आगाही बताइएगा कि ये आपका जो इदारा है कहाँ कहाँ पर कितने कैंपसेस हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़, किस तरह से बच्चों की तरबियत की जा रही है, उन्हें ग्रूम किया जा रहा है? फ़िलहाल तो हम यूँ तो मुख्तलिफ़ जगहों पे हम मुख्तलिफ स्कूल्स में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। हम जो खुद ऑन कर रहे थे चित्राल में एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स हैं, सरकारी हैं, ये प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा हम कर रहे हैं। तो उसमें ही हमारी ये कोशिश होती है कि कुछ ऐसे बच्चों को फैसिलिटेट कर दिया जाए ताकि उनकी फ़ीस, उनके अखराजात फिर हम दे देते हैं और उनकी जो भी जैसे थेरेपीज़ की कॉस्ट वगैरह वो हम फिर कवर करते हैं। फैकल्टी है। अच्छा, आप हेड पंप्स वगैरह, फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह ये भी दीगर गांव देहातों में आपने जाकर लगवाए हैं जहां पर पानी की साफ पीने की सहूलत दस्तयाब नहीं थी, वहाँ के लोगों के क्या तासुरात है उसके बाद? क्योंकि ज़ाहिर है उनके लिए तो ये एक नेमत से कम नहीं है कि उनको पानी दस्तयाब हो जाए और फिर आपने तो एक अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो गए, आपने और सवाब कमा लिया, तो वो वाक़या भी इस तरह का बताइएगा। जी, बल्कि कल ही मैं गई थी क्योंकि मैं लाहौर आ रही थी तो रास्ते में खारिया में हमने जो FG स्कूल है जिसमें आई थिंक 12 या 1300 बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो उसको विज़िट किया क्योंकि उसमें हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और उसके साथ साथ हमने कूलर सिस्टम जो होता है ना, चिलर प्लांट भी लगवाया। अच्छा। तो वो हेड टीचर और जो टीचर्स थी वो इतनी वो दुआएं दे रहे होंगे आपको, यकीन बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे थे, वो दे वर इन टीयर्स कि आपने हमारे लिए इतना पानी, यहाँ पे गंदा पानी था और बच्चियाँ बीमार हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो आपने बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट किया। इट्स अमेजिंग फीलिंग। अच्छा, आपको सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ और मुहैयर हजरात की जानिब से, या फिर ये खुद आप वॉलंटियरली ये सारा कुछ कर रहे हैं, वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़े? बल्कि अगर कोई करना चाहे सपोर्ट तो नंबर है, कोई प्लेटफॉर्म है
कोई वेबसाइट है तो वो भी बताइए ताकि लोग आपसे रब्ता भी करें। और क्या सपोर्ट अभी तक हो भी रही है? जी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं है सपोर्ट हमें हो रही। यूके में चूँकि हम कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं जिसकी फ़ंडिंग हमें मैनचेस्टर सिटी काउंसिल से, स्पोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड से, लॉटरी फ़ंडिंग और इस तरह की मतलब कुछ चीज़ों से हमें फ़ंडिंग मिलती है जो कि यूके के लिए होती है। यूँ हमने प्रोजेक्ट तो यूएन के साथ भी किए हुए हैं और वो रिसर्च बेस्ड काइंड ऑफ थे, वो फंडिंग बेस्ड नहीं थे। जहाँ तक आपने कहा तो ये ज़्यादातर मुखय्यर हजरात हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स करते हैं, हमारी अपनी फैमिली में ख़ुद हमारा बिजनेस है तो उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा हम फंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अकेली इसके लिए काम कर रही हैं? आपके बाकी फैमिली मेम्बर, जैसे आपने बताया कि आपके बेटे आपके साथ आए हैं, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा बेटा तो स्पेशल नीड है, ही कांट टॉक, वो इज़ लाइक अ बेबी, उसकी बेसिक नीड्स भी मुझे देखनी पड़ती हैं। लेकिन तो मेरी इसी वजह से उन बच्चों को केयर करने का सोचा, उन बच्चों के लिए कुछ करने का सोचा। मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि कोई ऐसा वाकया गुजरा, कोई ऐसी इंस्पिरेशन थी आपके साथ जिसकी वजह से आपने ये इनिशिएटिव लिया कि इन बच्चों के लिए काम करना? बिल्कुल बिल्कुल, माय सन इज़ द गुड रीज़न। माशाल्लाह जी, उन्हीं की अल्लाह ताला आपकी इस तमाम एफर्ट्स को कबूल फरमाए। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहबा कि जो फैकल्टी होती है वो भी उससे ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ऐसे बच्चों को ट्रीट करने के लिए, उनकी थेरेपीज़ के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, वो कितना चैलेंजिंग होता है और किस तरह से तलाश करते हैं ऐसे फैकल्टी मेंबर्स को आप? अच्छा, एक तो मैं वेबसाइट ज़रा बता देती जी ज़रूर बताइए। हमारी वेबसाइट है www.m4mother.charity.org। बिल्कुल ठीक। सो mscharity.org। रब्ता करना चाहे बच्चों के लिए या चैरिटी देना चाहे तो इससे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये मुखय्यर हजरात की मदद की वजह से ही होता है। बिल्कुल। दूसरा जो आपने अभी सेकंड सवाल किया कि हम कैसे ढूंढते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत वास्ट लेवल पे प्रोजेक्ट कर रही है। हम सिर्फ वो सिंपल स्कूल खोल के 2-4 बच्चों को पढ़ाने वाला काम नहीं करें। माशाल्लाह हमारी जो अभी हमने पिछले साल जो 2024 में मुख्तलिफ कोर्सेज़ करवाए थे वो वर्ल्ड लेवल पे थे। 7 कंट्रीज से लोगों ने उसको ज्वाइन किया था, जिसमें 150 पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप काम कर रहे हैं? जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी परसों भी हमने यहाँ पे प्लांटेशन की, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया, तो हम मतलब ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो अवेयरनेस पे है, क्योंकि अवेयरनेस होती है तो लोगों के अंदर जज्बा पैदा हो जाता है कि ये मसला है, इसको इस तरीके से हल किया जाए। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के आने का, जिस तरह से आप काम कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे इसमें। और हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं क्योंकि बहुत सारे अहम इशूज़ अभी भी बाकी हैं और हम आपको बताएंगे कि जो काबिल ख़वातीन हैं वो फ़ैसला साजी में कमज़ोर क्यों होती हैं, इस पर भी तफसील से करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद से विदा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अभी का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कहा यह जाता है कि कामयाब जो ख़वातीन हैं या बाएतमाद ख़वातीन हैं वो फ़ैसला साजी में कमज़ोर होती हैं या उन्हें फ़ैसले करने की उनके अंदर सलाहियत मौजूद नहीं होती है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है और क्या वाकई ये दुरुस्त बात है कि ख़वातीन फ़ैसला साजी में कमज़ोर हैं? बड़े बड़े ओहदों पर बैठी हुई ख़वातीन ये साबित कर रही हैं कि वो किसी से कम नहीं है, ना फ़ैसला साजी में और ना ही मैनेजमेंट में। फिर क्यों ऐसा कहा जाता है? और एक घर को, एक कुंबे को मैनेज करना वो सिर्फ एक खातून का काम है। अगर मर्द को छोड़ दिया जाए जुनैद एक भी दिन के लिए तो वो हर चीज़ तहस नहस कर देगा, उससे एक दिन घर का मैनेज नहीं हो सकता। फिर भी कहा जाता है ख़वातीन फ़ैसला साजी में नाकाम है या मैनेजमेंट। इसकी वजह क्या है, यही हम जानने की कोशिश करते हैं। उमैर जलियांवाला मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर भाई, आपको वेलकम कहेंगे। ये सारे सवालात हैं कि बाएतमाद ख़वातीन भी फ़ैसला साजी में कमज़ोर हो जाती हैं, एक तो आप इससे क्या एग्री करेंगे और अगर ऐसा है तो इसकी वजूहात क्या हैं? किस तरह से ख़वातीन को फ़ैसला साजी में बेहतरी लाने की ज़रूरत है? फिर जी, तहकीक यही बताती है कि ख़वातीन दो बहुत ज़्यादा जानती होती हैं, कामयाब होती हैं, लेकिन अपने फ़ैसलों को शक की निगाह से देखती हैं। और एक सिंड्रोम है जिसको इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आपकी कामयाबी आपकी वजह से नहीं है, आपकी मेहनत नहीं है, बल्कि आप फ्रॉड हैं, और ऐसा होता नहीं है। ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो हमेशा अपने आप को, और इसकी वजह है कि उसमें बार-बार ऐसी बातें उन्हें सुनाई जाती हैं, माशरे की तरफ से, मर्दों की तरफ से, माँ-बाप की तरफ से, जिसमें कुछ प्यार और मोहब्बत की भी है, ख्याल रखो,
फिर हम लड़की को देख के कहेंगे तुम संभाल लोगी, ये पक्की बात है, हो जाएगा, अच्छा ये छोड़ दो, वो कर देगा। फिर हम उन्हें अच्छी लड़की बनना सिखाते हैं, हम उन्हें तैयार करते हैं कि देखो तुम्हारा असली घर कौन सा है। तो हम बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो कि खवातीन को हमेशा इस डाउट में भी रखती हैं, और दूसरा उन पे निगाहें भी आप जानते हैं ज़्यादा होती हैं, तो एक प्रेशर भी होता है तो उन पे। उमैर, इस तरह से तो हम अपनी ख़वातीन का खुद ही एतमाद जो है वो कमज़ोर करते हैं, उन्हें हम फ़ैसला साजी में कमज़ोर करते हैं, उन्हें शकुक व शुबहात में मुब्तला करते हैं। क्योंकि एक बच्चा भी है, वो चाहे मेल है चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, या अगर आप उसको बार बार तनकीद का निशाना बनाएंगे या उसको आप ये कहेंगे कि तुम किसी से कम हो, तुम ये नहीं कर सकते, तो वो बच्चा भी नहीं कर पाएगा, वो मर्द भी नहीं कर पाएगा। और फिर हम देखते हैं कि घर को मैनेज करना, जिसकी एग्जांपल मैं जुनैद को दे रही थी, कि घर को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है। एक कुंबे को लेकर चलना, अपनी फैमिली को छोड़ के आके एक अदर फैमिली में सरवाइव करना और उन सबको लेकर चलना, मैके और ससुराल को मैनेज करना, अपने बच्चों की परवरिश करना, आप नहीं समझते एक बहुत मुश्किल टास्क है जिसको ख़वातीन खुश उसलूबी से सरअंजाम देती हैं और बिना एक माथे पर शकन आए? और नहीं लगता आपको कि वो मैनेजमेंट में, वो फैसला साजी में मजबूत है? जी, मुझे तो बिल्कुल लगता है। मैं तो बैक करता हूँ, बल्कि मुझे ये बुरा लगता है कि सिर्फ़ ख़वातीन को घर सँभालना पड़ता है, और मुझे लगता है कि मर्दों को भी साथ सँभालना चाहिए, ताकि मर्दों की भी बहुत सारे जज़्बात की ट्रेनिंग हो सके और ख़वातीन को भी बाहर निकलने का मौका होना चाहिए, पूरी ज़िंदगी अपने ख्वाब। इसमें देखें, डाउट नहीं है, अगर आप तहकीक देखेंगी तो ख़वातीन मर्दों को पीछे छोड़ रही हैं। लीडरशिप पोज़ीशंस पे, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जज़्बात के, हालाँकि कहते हैं ख़वातीन जज़्बाती हैं, लेकिन समझती तो हैं जज़्बात को। जज़्बात के हवाले से मर्द तो उससे डिस्कनेक्टेड है। इसी तरह ख़वातीन केयरिंग लीडर्स होती हैं, कमिटेड होती हैं, जैसे आपने कहा ना, ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लेती हैं। घर में तो आप जानती हैं, फ़ोन भी बज रहा है, किचन भी है, बच्चे भी हैं, मल्टीटास्कर्स होती हैं। मर्द इन तमाम चीज़ों पे लैग करते हैं इस टाइम पे। और मर्दों को एक अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज करनी पड़ जाए तो वो पूरे घर को बिखेर के रख देते हैं। अगर अपना एक ड्रेस ही खुद से सिलेक्ट करना पड़ जाए, और वो मर्द अगर ख़वातीन को ये कहते हैं कि वो बाएतमाद नहीं है या फैसला साजी में नाकाम है, तो कहाँ पर हमारे घरों के, अपने ही घर के बाप, भाई, शौहर, ये बेटे अपने रिश्तों को, अपनी बहनों, बेटियों, माओं को कमज़ोर कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर? जी, एक तो ताकत का पहलू है कि ताकत मर्द के पास है। हमारे दीन के एतबार से भी जो ज़िम्मेदारी थी, असल में उसको हमने ताकत का मरकज़ मर्द को बना दिया है। तो आप जानती हैं, हम फ़ैसला लुकअप जो है टू द मेन करते हैं, और मर्द घरों के माहौल पे बहुत असरअंदाज़ होते हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन की ज़िंदगियाँ शेप करने पे। मर्दों को अपने बच्चों की, बॉयज़ की इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी लड़कियों की होती है, और उनकी कैसे एक्टिविटीज़ चेंज करना, सो जैसा घराना वैसी चीज़ें। नंबर 2, ख़वातीन की तारीख जो है वो ज़्यादा बुरी है मर्दों के एतबार से, और ख़वातीन ने कैचअप करना शुरू किया है। तो अभी भी हमें ख़वातीन साइंस, इंजीनियरिंग, बहुत सारे शोबों में कम नज़र आती हैं। तो जब तक वो ज़्यादा नहीं नज़र आएँगी, तब तक ख़वातीन का अपना कॉन्फिडेंस इस बारे में नहीं चेंज होगा तो कि हम ये नहीं उमैर कर भाई, सकते। बेहतरी यकीनी तौर पे फिर पेरेंट्स को लानी होगी, उन्हें ओवर पैम्पर करना, अपने बेटियों को ख़ास तौर पे छोड़ना होगा, ताकि उनकी एतमाद साजी को बहाल किया जा सके, उन्हें पुरएतमाद बनाया जा सके। जी, पाकिस्तान के माशरे में तो मैं कहूँगा इम्तियाज़ी सलूक छोड़ दें। ये जो एक वक़्त आता है कि लड़के को बाहर और लड़की को किचन, एक तो ये फैसला जो हमने किया हुआ है कि लड़के ने कभी किचन में नहीं जाना और लड़की ने घर से बाहर नहीं जाना, इस लेवल से लेके जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल है, जहाँ हमारे असातिज़ा लड़कियों को यही पुराने ख़यालात सिखा रहे हैं कि बेटा तुम्हारा असली घर क्या है, देखो तुमने शादी करनी है। लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं जो कि अर्ली मैरिजेज़ में जाती हैं, बहुत सारी अपने शौक से जाती हैं। फिर तीसरा, जो हमारे सरकार और निज़ाम है, जो इदारे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन की नुमाइंदगी होना, हर लेवल के ऊपर। जहाँ ख़वातीन होंगी वहाँ और ख़वातीन आ जाएँगी, जिस शोबे में जाएँगी वो औरों का कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगी। तो ये तीसरी तब्दीली है। चौथी, मेरा ख़्याल है ज़रा मुश्किल है इस माशरे में कहना, लेकिन जो हमने दीनी एतबार से ख़वातीन का एक इमेज बनाया हुआ है, एक अच्छी खातून का, और सारा ज़ोर उस पे है, उसके लिबास पे, और सारा माशरा उसको जोड़ दिया है। यहाँ तक कि ये कहते हैं कि औरत बाहर निकलती है तो घर की इज़्ज़त लेके बाहर निकलती है, हालाँकि मर्द ही होता है जो इज़्ज़त उतार रहा होता है, उसको नहीं बोलते ये बात।
और तो मर्द ये की जो तरबियत कि भी बहुत ज़रूरी होती है कि मर्द को ये बताया जाए कि वो बेटी या बहन अपने घर की है या किसी और के घर की है, इज्जत सबकी बराबर है और तुमने इस चीज़ का ख्याल रखना है, तुमने घर की इज्जत को संभाल कर रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है और जिसकी तुम तरफ आपने इज्जत निशानदेही उतार रहे हो ऐसी हरकत करके, तुम जिसकी इज्जत उतार रहे हो उसकी इज्जत नहीं उतरती, उस औरत की इज्जत कम नहीं होती जिसके साथ सड़क पे ये मजाक होता है, उस मर्द की और उसके खानदान की इज्जत कम होती है कि वो ये दुरुस्त। हरकत दिखाता है। थैंक यू सो मच। उमैर जलियांवाला हमारे साथ मौजूद थे और यकीनी तौर पे आगाज़ करना होगा पेरेंट्स जिस तरह से वो एतमाद साजी में अपने बेटे के किरदार अदा करते हैं, बेटी को भी उतना ही पुरएतमाद बनाएं ताकि वो बाद में फैसला साजी में कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। दुरुस्त। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे अरवाए आलम और बरज़ख का आलम बरज़ख का जो राबता है और उसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर तफसील से बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मच जाएगा। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है और उसको कहते हैं आलम बरज़ख। एक आलम अरवाह है, एक दुनिया है और फिर उसके बाद आलम बरज़ख है और फिर उसके बाद है क़यामत। तो ये सवालात बहुत है ना कि कितना कितना स्टे यहाँ पर होना है, तरीक़ाकार क्या होगा, कितनी बड़ी क्या इसका वक्त सबका मुकर्रर है, अल्लाह ताला ने इंसान को इससे मुतल्लिक कितनी आगाही, कितना इल्म फराहम किया है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अल्लामा फ़िदाउर रहमान हैदी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। कम से कम मेरा और मुझे यकीन है कि इशाल का भी बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमें बड़ी दिलचस्पी है ये जानने के लिए कि प्रोसेसेस क्या हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आलम अरवाह के अंदर तमाम इंसानों को हज़रत आदम से लेकर जो आखिरी इंसान इस दुनिया में आएगा उन्हें बना के वहाँ पे रखा हुआ है, रूहों को वहाँ रखा। ये बात ठीक है? और उसके बाद कौन से उनसे फेजेस से इंसान ने गुजरना है क़यामत से पहले? इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी किताबिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामा इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। बाद हम्द व सना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हदिया दुरूद सलाम और उसके बाद आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह जल्ल वाला बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए आपको, आपकी पूरी टीम को और एक न्यूज़ को। आज का मौजू भी हस्ब साबिक़ हस्ब मामूल इंतहाई अहम है आगाही और शऊर के हवाले से। आलम अरवाह, आलम दुनिया, फिर आलम बरज़ख, आलम आखरत, ये चार किस्म के आलम उलमा ने बयान किए हैं। आलम अरवाह जो आयत मैंने सूरह आराफ की पेश की है कि अल्लाह जल्ल वाला ने अहद लिया था और फरमाया कि बनी आदम की पुश्तों से उसकी नस्ल को जारी फरमाया और फिर उन्हीं को उन पर गवाह भी कायम कर दिया। और अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं और हम गवाह हैं इस बात पर। तो आलम अरवाह में बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि छोटे छोटे जिस्म थे और रूह के साथ थे। अच्छा, जी, बाज़ ये तफसीर मारिफुल कुरान में लिखा है इस आयत के तहत। अगली चीज़ ये है कि आलम अरवाह, फिर आलम अरवाह से जब आलम दुनिया में हम आते हैं माँ के बतन के ज़रिए, कुरान मजीद बुरहान रशीद ने उसको भी डिस्कस किया और ये सारी चीज़ें एक सिलसिलावार आगे चलती हैं। तो आलम अरवाह यानी जहाँ रूहों का मस्कन था और फिर उसके बाद आलम दुनिया में आए। तो आलम दुनिया यहाँ पे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी क्योंकि आलम अरवाह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आलम अरवाह में क्योंकि आपने कहा कि तमाम रूहों को पहले ही दिन, एक ही दिन अल्लाह ताला ने बना दिया और फिर उनसे कलाम फरमाया, तो रूहों का वक्त तो मुकर्रर है कि किसने कब आना है, लेकिन बना सब एक ही जी बिल्कुल वक्त पर गई हैं। उसका जो आलम अरवाह है उसका ताल्लुक़ अलग से है। आलम दुनिया फिर एक अगला स्टेप है। आलम दुनिया में जो है ना रूहों का आना, ये यानी जो और वो रूहें बूढ़ी नहीं होंगी, वो बच्चा ही रहेंगी और वो जब तक दुनिया में उनका आमद नहीं। उसमें ऐसे कर रहा हूँ कि आलम अरवाह एक अलग जहाँ है और आलम दुनिया एक अलग जहाँ है, फिर आलम बरज़ख और आलम आखरत। और वो अहद जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी तो इंसान को याद नहीं होता, इसलिए इंसान मुख्तलिफ मज़ाहिब में बढ़ जाता है। उसमें ऐसे कर रहा हूँ कि बाज़ के नज़दीक लिखा है कि उन्हें उस यानी सारे का यानी जो आहद का मंज़र था
वो कुछ कुछ को याद है, लेकिन फ़ितरत इंसानी में ये चीज़ रखी होती है। आप देखें कि मज़ाहब में बँटना या मज़हब की तरफ जाना, ये एक रूह की ज़रूरत होती है। अब वो रूह दुरुस्त की तरफ चली जाए, वो गलत की तरफ चली जाए, तो ये तो अल्लाह जल्ल वाला की तरफ से होता है। लेकिन अल्लाह जल्ल वाला ने इंसान को बाइख्तियार भी रखा है और अपने कब्ज़े में भी रखा है। सैयदुना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया कि अगर सब कुछ अल्लाह की चाहत से है तो फिर तो इंसान मजबूर महज़ है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता अपनी चाहत से, क्योंकि ये भी तो अल्लाह ने तय जी, कर दिया होगा कि कौन सी रूह, कौन सा जिस्म, कौन सा इंसान किस घराने में पैदा होगा। वो मुस्लिम होगा, हिंदू होगा या ईसाई होगा, तमाम लोगों का तो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ कि सैयदुना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब इरशाद फरमाया कि अपनी टांग उठाओ। एक टांग उठा ली, फरमाया दूसरी उठाओ, तो कहने लगा दूसरी तो नहीं उठा सकते। इतना इख्तियार है और इतना जबर है, ये सैयदुना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मतलब एक ये समझ लें कि आने वाली क़यामत तक जितने एतराज़ात और इश्कालात हैं खुसूसन मज़हब इस्लाम के हवाले से और फिर क़ज़ा व क़दर के मामला एलैबोरेट भी करते हैं लामा साहब के एक पाँव उठा लेना ये अल्लाह ताला ने इंसान के इख्तियार में दिया है। दूसरा पाँव जो इंसान नहीं उठा सकता ये अल्लाह के इख्तियार में है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बात को मज़ीद तशरीह कर देना, सुनने वालों के लिए आसान हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आलम दुनिया में यानी जब रूहें आ गई, अल्लाह ताला ने उनको जिस्म अता कर दिए, तो अब सूरह बनी इसराइल की तरफ अगर हम जाते हैं, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। तो वो 3 सवाल लेकर आए थे उस ज़माने के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि आप बताएं कि असहाबे कहफ यानी वो ये यहूदियों ने अपने उलमा भेजे जज करने के लिए नबी पाक को, ये अगर ये सच्चे नबी हैं तो ये जवाब दे देंगे कि आप बताएं कि असहाबे कहफ कौन थे, और फिर आप ये बताएं कि ज़ुल्क़रनैन वो कौन थे और रूह क्या है, रूह के बारे में। जी बिल्कुल, रूह के बारे में। तो अब यहाँ चूँकि मज़ीद जो बात है मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मुख्तसर करता हूँ। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी। अब रूह का जो है ना, कुरान मजीद में अगर देखें तो वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रि रब्बिना, यानी वही को भी यानी रूह से ताबीर किया गया। नज़ल बिही रूहुल अमीन, जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए भी रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और फिर उसके बाद रूह जिसे यानी सादा लफ्ज़ों में जान, सही ज़िंदगी, किसी भी ज़ी शऊर और ज़ी नफ्स के लिए जो हयात का सिलसिला होता है उसे रूह कहा जाता है। नेक रूहें बदरूहें भी होती हैं अल्लामा साहब? देखिए, नेक रूहों और बदरूहों की बात कि अल्लाह जल्ल वाला ने जो सिलसिला चलाया है, तो ज़ाहिर सी बात है जिसके मुक़द्दर में बदबख्ती है तो वो जिस्म के साथ जी जी बिल्कुल रूह भी। थोड़ा सा एक सवाल है, वो कहीं आपकी बातों में मिक्स ना हो जाए, मैं जानना चाह रहा हूँ, हमारे नाज़रीन भी सुनना चाहेंगे कि अगर किसी ने खुदा न खास्ता बुरे अमाल किए हैं तो जो स्टेजेस हैं अगली आलम बरज़ख की, उसके अंदर सेम जगह होगी या उनके ठिकाने मुख्तलिफ होंगे? फिर नहीं, नेक अमाल के मुख्तलिफ, बिल्कुल बुरे अमाल वाले के मुख्तलिफ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि मैं इसकी तैयारी जब कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि यार क्या, लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं सारी तैयारी करके आया हूँ। हालांकि सवाल जवाब तय नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई ऐसा सिचुएशन के मुताबिक ही आपसे हम पूछ रहे हैं। तो उसमें क्या है, कल्ला इन्न किताबल अबरार लफ़ी सिज्जीन, जो अबरार लफ़ी इल्लियीन, माज़रत के साथ कि जो नेक रूहें होंगी वो इल्लियीन में होंगी और जो बद रूहें होंगी सिज्जीन में होंगी। कल्ला इन्न किताबल अबरार लफ़ी सिज्जीन, सिज्जीन का जिक्र भी आ गया, अबरार लफ़ी इल्लियीन, इल्लियीन का भी जिक्र आ गया। लेकिन इसमें ना एक थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँगा कि दुनिया में रहते हुए जिस्म रूह इसके ताबे है और आलम बरज़ख में जिस्म रूह के ताबे होगा, ये थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा अल्लामा साहब, मैं एक चीज़ यहाँ से जानना चाहूँगी कि क्योंकि जब रूह चली जाती है, आप दुनिया में क़याम किया, अपनी लज़्ज़तें इंजॉय की दुनिया की, उसके बाद रूह कब्ज़ हुई और वो आलम बरज़ख में पहुँच गई। कहा जाता है कि रूहें भटकती भी हैं, कि कुछ लोगों की मानना यह है कि रूहें यहाँ पर रह जाती हैं या भटकती हैं, अपने हल्का अहबाब से वास्ते में ताल्लुक़ में रहती हैं और वो देखती हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? उनको अपने लोगों के बारे में, अपने कोई माँ बाप मर गया तो अपने बेटे के बारे में, बेटी के बारे में, क्या उनको इल्म होता है रूहों को? वो क्या अल्लाह जल्ल वाला चाहें तो उनको इल्म रूहों तक पहुंचा दें, लेकिन रूहें भटकती हैं, वो कैसे भटकने का मामला है कि रूहें फिरती हैं और वो रूह आ गई और जैसे
यानी मज़ाहब आलम में देखें तो हिंदुओं का अक़ीदा है कि नेक रूह होगी तो किसी आलम में आ जाएगी, बद रूह होगी तो किसी कुत्ते और बिल्ली में चली जाएगी। तो जो जिन्नात का कॉन्सेप्ट है ये रूह से अलग है। देखिए ये नहीं, जिन्नात का एक अलग मामला है, ठीक है। और जो अक़ीदा है मुसलमानों का तो वो तो कुरान मजीद ने बयान कर दिया। और वो कहा जाता है ना कि जिससे सजाए अपने आपको फांसी लगा, मतलब खुद से हैंग कर लिया, खुदकुशी की, उसकी जो रूह है वो यहीं भटकती रहती है, तो ये गलत है। नहीं देखिए, मैंने अर्ज़ कर दिया कि कल्ला इन्न किताबल अबरार लफ़ी सिज्जीन अबरार लफ़ी इल्लियीन, नेकों की रूहें जो होंगी वो इल्लियीन में होंगी, जो बदकार होंगे उनकी रूहें सिजीन में होंगी। और सिजीन क्या है? वमा अदराका मा सिजीन, मादी जिस्म से निकलने के बाद उनको उनके ठिकानों पे ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, उनको उनके ठिकानों पे रख दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि रूह की लज्जत या रूह की सज़ा जिस्म को महसूस होगी। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ साहब और भी बताइएगा कि क्या अपने रिश्तेदारों से या वो मकाम, वो रिहाइश जहाँ पे वो रहते थे, क्या रूहों को इजाज़त मिलती है कि वो उनको विज़िट कर सकें, या अगर यहाँ से कोई सदका खैरात किया जाता है, कोई दुआ की जाती है तो उन तक ये पैगाम पहुँच जाता है कि ये, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि जिस दिन ख़त्म आप दरूद या जुमेरात के दिन या फिर इस तरह के दिन रूहें आती हैं सवाब लेने के लिए। ऐसा नज़रिया ठीक नहीं है। अच्छा, कि रूहें पलट कर आती हैं और देखती हैं कि मेरे लिए क्या किया है, ये फलाना किया है। नहीं होती। अल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, सूरह हशर की आयत है। इसाले सवाब के लिए है कि जो मुसलमान नेक अमल करेंगे अल्लाह जल्ला वाला उसका अजर उनके मय्यतीन तक पहुंचाएगा। लेकिन उनको पता चलेगा इस बारे में? अब वो अल्लाह जल्ला वाला, जी बिल्कुल, देखें जब अगर सवाब पहुंचाने की करेंगे तो अल्लाह जल्ला वाला जब सवाब देगा, उनको उसका अजर देगा तो उसका एहसास तो होगा। एक चीज़ और है, क्या स्टेटस चेंज हो सकता है? अगर कोई बदकार है लेकिन उसने कलमा हक पढ़ा है तो उसके जो इसाले सवाब के लिए किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी नजराने की सूरत में हो, सदका खैरात हो, सदका जारिया हो, तो क्या उसका स्टेटस चेंज हो सकता है उसके नतीजे में मरने के बाद? देखिए बिल्कुल हदीस पाक है, इदा मातल इंसानु इन क़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासा औ मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। जब इंसान दुनिया से चला जाता है, मुनक़ते हो जाते हैं सारे मामलात, तीन चीज़ें बाकी रह जाती हैं। कौन कौन सी? सदक़े जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औलाद के लिए दुआ करती है। ये हदीस मुबारक है, ठीक है। अब यहाँ मामला यहाँ और उसके बाद क़याम होता है आलम बरज़ख में, और फिर क़यामत के रोज़ कमी है। बिल्कुल, मैं आलम बरज़ख की बात कर दूं कि बरज़ख पर्दे को कहते हैं, हिजाब को कहते हैं। मरने के बाद क़यामत तक का जो ज़माना बरज़ख कहते हैं, उसको बरज़ख। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अल्लामा फ़िदाउर रहमान है मौजूद थे। और अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर उठाए, हमारी रूहों को जब कब्ज़ करे तो हम ईमान की हालत में हो, यही दुआ करनी चाहिए। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।